नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हमारी नेशनल सिक्योरिटी इन तीनों के बिल्कुल सेंटर में है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की। ये कोई छोटा-मोटा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो भारत के सुदूर दक्षिणी छोर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के फैक्ट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के जरिए इस पूरी योजना को डिकोड करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 81,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 81,000 करोड़। ये इस मेगा प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट है, जो 72,000 करोड़ से शुरू होकर 81,000 करोड़ या उससे भी ऊपर जा सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि सरकार इस आइलैंड के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है बदलाव का स्केल अभूतपूर्व होने वाला है। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां इतना बड़ा डेवलपमेंट होता है, वहां विकास बनाम विनाश की डिबेट भी शुरू हो ही जाती है। तो आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 4 पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, आखिर ये निकोबार मेगा प्रोजेक्ट है क्या? दूसरा, इसके विकास और विनाश से जुड़ी बहस। तीसरा, सरकार का रणनीतिक नजरिया। और आखिर में जानेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का इस पर क्या फाइनल फैसला आया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि निकोबार मेगा प्रोजेक्ट असल में है क्या। नीति आयोग ने इस शांत से आइलैंड को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए आखिर क्या मास्टर प्लान तैयार किया है। नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट को 4 बड़े पिलर्स में बांटा है। सबसे पहले गलाथिया बे में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी आईसीटीटी पोर्ट बनाया जाएगा। दूसरा कदम है एक नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ताकि दुनिया भर से कार्गो और लोगों की कनेक्टिविटी आसान हो सके। तीसरे चरण में एक एकदम मॉडर्न टाउनशिप और टूरिज्म हब बसाने का प्लान है, जो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन सेंटर बनेगा। और चौथा, इन सब को चलाने के लिए जो पावर चाहिए, उसके लिए गैस और सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। मतलब ये सिर्फ कुछ इमारतें बनाने की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा एक नया इकोसिस्टम खड़ा करने का प्लान है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर, विकास बनाम विनाश की बहस। अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही शानदार है, तो पर्यावरणविद, ट्राइबल राइट्स ग्रुप्स और विपक्ष इसका इतना कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो चिंताएं उठाई जा रही हैं वो वाकई बहुत सीरियस है। इमेजिन कीजिए, लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का घना रेन फॉरेस्ट, उसे इस प्रोजेक्ट के लिए साफ किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है लाखों पेड़ों की कटाई। और ये कोई आम जंगल नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ इलाका है। इसके अलावा गलाथिया बे जो है वो लेदरबैक कछुओं के लिए दुनिया की सबसे अहम नेस्टिंग साइट्स में से एक है, जिस पर अब सीधा खतरा मंडरा रहा है। और हाँ, जियोलॉजिकल रिस्क को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरा रीजन भूकंप के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है। आपको याद ही होगा 2004 की सुनामी का वो मंजर। उस वक्त यहाँ की जमीन काफी नीचे धंस गई थी। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने सेंसिटिव एरिया में कंक्रीट का इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना फ्यूचर में किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा को दावत देने जैसा हो सकता है। और बात सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की नहीं है, यहाँ एक बहुत गहरा इंसानी पहलू भी जुड़ा है। हमें शोम्पेन जनजाति के बारे में समझना होगा। ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी हैं, जो सदियों से ग्रेट निकोबार के मूल निवासी हैं। अब मानवाधिकार और ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट का ये आरोप है कि इतने बड़े डेवलपमेंट के लिए उनकी पुश्तैनी जमीन का कथित तौर पर बिना उनकी स्पष्ट सहमति के इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि निकोबार ट्राइबल काउंसिल ने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को अपनी एनओसी दे दी थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। ये साफ दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी उथल-पुथल मची हुई है। तो इतने भारी विरोध के बावजूद सरकार इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के लिए इतनी अड़ी हुई क्यों है? आइए समझते हैं सरकार का स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल नजरिया। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारी नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप मैप देखेंगे तो इंडियन ओशन में, खासकर मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट के पास, चीन अपनी नेवल और इकोनॉमिक प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और ये मलक्का स्ट्रेट ग्लोबल ट्रेड के लिए दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स में से एक है। अब सरकार का पॉइंट ये है कि ग्रेट निकोबार की लोकेशन बिल्कुल इसी मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है। अगर हम यहाँ एक विशाल नेवल और ट्रेड हब बना लेते हैं, तो भारत ना सिर्फ चीन के बढ़ते प्रभाव को आसानी से काउंटर कर पाएगा, बल्कि ये पोर्ट हमें ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का एक बहुत बड़ा पावर हाउस भी बना देगा। यानी सरकार की नज़र में देश की सुरक्षा और फ्यूचर इकोनॉमी के लिए ये प्रोजेक्ट कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। अब जब मामला इतना पेचीदा और बटा हुआ है, तो ये सुलझा कैसे? चलिए देखते हैं कि इस पूरी बहस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का फाइनल फैसला क्या रहा।
अगर हम इस पूरे लीगल सफर को देखें तो कहानी शुरू होती है 2004 की उसी विनाशकारी सुनामी से, जिसने पहली बार पूरी दुनिया को इस इलाके के भयानक सीज़मिक रिस्क से वाकिफ कराया था। और यही रिस्क आज भी विरोध का एक बड़ा आधार है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ा, 2023 में एनजीटी ने इस पूरे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझने के लिए एक हाई पावर्ड कमिटी एचपीसी का गठन किया। और फिर आता है 16 फरवरी 2026 का वो दिन जब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ आया। एनजीटी की एक स्पेशल बेंच ने नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हुए प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर सारी अर्जियां खारिज कर दी और इसे हरी झंडी दिखा दी। 16 फरवरी 2026 को दिए गए अपने फैसले में एनजीटी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट की पर्यावरण और वन मंजूरी में दखल देने का कोई भी ठोस आधार नहीं मिला है। ट्रिब्यूनल का मानना था कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट देश के लिए बहुत ज्यादा अहम है और जो भी एनवायरमेंटल परमिशन दी गई हैं वो कानूनी रूप से एकदम पर्याप्त हैं। आसान भाषा में कहें तो ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो वो सरकार की एग्जीक्यूटिव फैसलों में कोई अड़चन नहीं डालेंगे। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनजीटी ने पर्यावरण की फिक्र छोड़ दी। उन्होंने डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बनाने के लिए कुछ बहुत ही सख्त शर्तें भी रखी हैं। जैसे कोरल रीफ्स को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उन्हें सेफली दूसरी जगह शिफ्ट करने यानी कोरल ट्रांसलोकेशन का ऑर्डर दिया गया है। लेदरबैक कछुओं के लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि उनके नेस्टिंग साइट्स को हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाए और जंगल या बाकी इकोसिस्टम को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए अदालत ने साफ कहा है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस की सारी शर्तों और हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। देखा जाए तो अब पर्यावरण को बचाने की ये भारी जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रशासन के कंधों पर डाल दी गई है। तो इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद बात एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके टिक जाती है। क्या सच में ग्रेट निकोबार के उस बेहद सेंसिटिव इकोसिस्टम के बीच इतने बड़े पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बन सकते हैं? क्या हम विनाश की लकीर को पार किए बिना देश की सुरक्षा और तरक्की इंश्योर कर सकते हैं? 81,000 करोड़ का ये मेगा प्रोजेक्ट अब अपने सारे कानूनी हर्डल्स तो पार कर चुका है, लेकिन असली इम्तिहान अब ग्राउंड पर शुरू होगा। क्या एक ही आइलैंड पर नेशनल सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन दोनों एक साथ शांति से रह पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ सालों में खुद वक्त ही देगा। हमारे साथ इस अहम टॉपिक को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सवाल पूछते रहिए और फैक्ट्स की गहराई में जाते रहिए।